वर्ल्ड हिस्ट्री को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले इस वर्ल्ड को समझा जाए। दुनिया क्या है, विश्व क्या है, उसके बाद ये समझें कि हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री। थर्ड पार्ट ये है कि जो ये डिवीजन है, ये डिवीजन जैसे हम एक वर्ड बोले एंशिएंट वर्ड है, मिडिवल वर्ड है एंड मॉडर्न वर्ड है। आजकल की जो दुनिया है इसको हम कंटेम्प्रेरी वर्ड कहते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को भी हम 4 पार्ट्स में बांटते हैं। इस तरह से हम हिस्ट्री को डिफाइन करने की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें कि वर्ल्ड क्या चीज है। दुनिया में जो शब्द आता है, एक दुनिया, वर्ल्ड, विश्व, इसके संदर्भ में बात करें। ये आपके सामने पूरे वर्ल्ड का मैप है। इस वर्ल्ड के मैप में आप देखेंगे कि इसका कंसेप्ट निरंतर बदलता रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता था, सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता था। लेकिन आप इस वर्ल्ड के मैप में गौर करें, आज के वर्ल्ड के इस मैप में देखिए, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका है, नॉर्दर्न अमेरिका है। और जो सिकंदर था, अलेक्जेंडर था, उस सिकंदर ने केवल दुनिया का यह क्षेत्र जीता था, इतना सा भाग, और उसको हमने विश्व विजेता कह दिया। कॉन्क्वेस्ट ऑफ वर्ल्ड, दुनिया जीती उसने। क्या हमको लगता है कि उसने दुनिया जीती? क्या हमको लगता है कि उसकी दुनिया इतनी सीमित थी? जबकि दुनिया हम देख रहे हैं कि पूरा यूरोप है, पूरा एशिया, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है। तो हुआ यह है कि निरंतर वर्ल्ड का कंसेप्ट बदलता गया है। जब हम बहुत पुरानी बात करते हैं, आज से 2000 साल पुरानी बात करते हैं, तो दुनिया सीमित थी। दुनिया सीमित थी और इस दुनिया को 2 भागों में बांटते थे। एक को हम बोलते थे ईस्टर्न वर्ल्ड और दूसरे को बोलते थे वेस्टर्न वर्ल्ड, पूर्वी दुनिया और पश्चिम दुनिया। जैसा कि हम लोग ये भी देखते हैं कि एक शब्द आता है वेस्टर्न कल्चर, एक शब्द आता है ईस्टर्न कल्चर। तो नॉर्मली उस जमाने में ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये यूरोप और एशिया का पार्ट, इसमें जो ये पश्चिम की दुनिया है, वो ये ग्रीस, रोमन, ये वाला जो पार्ट होता था, इसको वेस्टर्न एम्पायर बोला जाता था या वेस्टर्न वर्ल्ड बोला जाता था। जबकि जो इंडिया है, चाइना है, जापान है, इन सबको हम ईस्टर्न वर्ल्ड बोलते थे। तो 2 तरह की संस्कृतियां हो गई। एक को हमने पूर्वी संस्कृति बोला, एक को हमने पश्चिमी संस्कृति बोला। ये 2 प्रकार की संस्कृतियां हुई। उस समय तक इसका कोई ज्ञान नहीं है। इसीलिए जब 16वीं शताब्दी में, 15वीं 16वीं शताब्दी में इस साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका का जब ज्ञान हुआ, तो उसे न्यू वर्ल्ड कहा गया। इसको उन्होंने नई दुनिया माना। हम सब इस बात को जानते हैं कि जो कोलंबस था, कोलंबस नई दुनिया की खोज में चला। हिंदुस्तान आना चाहता था, वो भारत आना चाहता था, भारत आने का रास्ता देखना चाहता था, लेकिन वो पहुंच गया इस जगह पे, कैरेबियन आइलैंड में, और उसने इसका नाम दे दिया रेड इंडियंस। और देखा, उसके बाद अमेरिको ने उसी मैप को फॉलो किया और उसने इसको नई दुनिया नाम दे दिया, कह दिया अमेरिका, उसके नाम से अमेरिका कर दिया गया। तो धीरे धीरे यह कंसेप्ट बदलता चला गया। 16वीं शताब्दी के आसपास में अफ्रीका की जानकारी भी पूरी हुई और यह पता लगा कि अफ्रीका के थ्रू आप इंडिया की तरफ जा सकते हैं। इंडिया मींस इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसी तरह से 16वीं 17वीं शताब्दी में ऑस्ट्रेलिया का पता लगा। तो धीरे धीरे वर्ल्ड का कंसेप्ट बदलता चला गया। तो जब वर्ल्ड का कंसेप्ट बदलता चला गया, तो हम इसको डिफाइन करने के तरीके भी बदलते चले गए। एक बात और आती है कि आजकल आप सबने इस बात को सुना होगा, एक नया शब्द पिछले 10 और 20 साल में, पिछले 2 दशकों में आया है, वो है ग्लोबल वर्ल्ड, ग्लोबलाइजेशन। तो क्योंकि जब ग्लोबल शब्द की बात कर रहे हैं, तो उसमें यह पार्ट भी इंक्लूडेड हो जाएगा, पोलर पार्ट्स। अब दुनिया पूरी तरह से ग्लोबलाइज करने के प्रक्रिया में है, इसलिए हम कई जगह ग्लोबल हिस्ट्री और ग्लोबल शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वर्ल्ड का कंसेप्ट कंटिन्यूअसली चेंज होता गया है, और जैसे वर्ल्ड का कंसेप्ट चेंज होता गया है, वैसे हमारे हिस्ट्री को पढ़ने और समझने का, संस्कृति को पढ़ने और समझने का, कल्चर को जानने का यह प्रोसेस भी बदलता चला गया और परिवर्तित होता चला गया। इसलिए तब से लेकर के आज तक दुनिया को समझने का दृष्टिकोण बदला है। पुराने जमाने में, बहुत पुराने जमाने में, आज से 2500-3000 साल पहले दंत कथाएं चलती थी, अनुश्रुतियां चलती थी, एनेक्डोट्स चला करते थे।
लेकिन आज कोई भी बात आपको कहनी है तो ऑथेंटिकली, साइंटिफिकली आपको ये बात कहनी पड़ेगी, हां ये बात ऐसी हुई थी, देन दैट इज हिस्ट्री। केवल राजा महाराजाओं की कहानियां इतिहास नहीं है। इसलिए तब से लेकर के आज तक लिखने के तरीकों में अंतर आया है। तो हम यहां पर इस वर्ड के कंसेप्ट को देख रहे हैं। एक बात आप सब लोग इस बात को देखकर समझ रहे होंगे, ये जो ज्योग्राफी है वर्ल्ड का, आपको जितना ये पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इन पार्ट्स में आपको ब्लू कलर ज्यादा दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 70.8% इज वाटर। ब्लू आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, लैंड का पोर्शन कम है। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, उस लाइन के नीचे धीरे धीरे लैंड कम होती जाती है। जहां लैंड कम होगी और पानी ज्यादा होगा, वहां तूफान ज्यादा आएंगे। इसलिए जब 16वीं शताब्दी में, 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप से लोग चलते थे हिंदुस्तान के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, ईस्टर्न वर्ल्ड के लिए, तो वहां पर तूफानों का सामना करना पड़ता था। अभी बात वास्को डी गामा की आई, उससे पहले एक कैब्राल आया, डियाज आया। ये लोग जब आए तो यहां पे इस जगह का नाम जो है, इस जगह का नाम केप ऑफ गुड होप है। लेकिन इसका जो इससे पहले का नाम था वो था केप ऑफ स्टोम। क्योंकि वो आदमी जब यहां से गुजरा तो यहां पे क्या था, चारों तरफ तूफानी तूफान था, तो उसने इसका नाम दे दिया क्या। इसलिए यह कंसेप्ट बदलता चला गया और इस कंसेप्ट को बदलने की प्रक्रिया में हम पढ़ने पढ़ाने के, समझने के हमारे दृष्टिकोण भी बदलते चले गए। और इसी क्रम में इतिहास की प्रक्रिया, इतिहास का जो डायनेमिक्स है, डायनेमिक्स मींस इसकी जो मूवमेंट है हिस्ट्री की, वो भी बदलती चली गई। एक बात तो वर्ल्ड हिस्ट्री के संदर्भ में ये वर्ड को लेकर आया। अभी तक दुनिया में जो इतिहास लिखा गया, अभी तक दुनिया में जो इतिहास लिखा गया, लिखा जा रहा था, ज्यादातर जो इतिहास लिखने का हाल के टाइम में, यानी मॉडर्न वर्ल्ड में 16वीं शताब्दी से लेकर आज तक जो इतिहास लिखा गया, उसमें ज्यादातर जो इतिहास है वो यूरोप को सेंटर मानकर किया गया है। इसको कहते हैं यूरोसेंट्रिक अप्रोच। आप अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे आप साइंस पढ़ते हैं, चाहे केमिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आप देखेंगे कि ज्यादातर जो कंसेप्ट्स हैं, उन कंसेप्ट के पीछे वर्ड लिखा हुआ आता है कि दिस वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड। ग्रीक और लैटिन शब्दों से सबकी उत्पत्ति उन्होंने बताई है। क्योंकि लिखने वाला कौन था? वो लोग थे, यूरोप वाले लिखने वाले लोग थे। क्या अरब की सभ्यता में, क्या भारत की सभ्यता में वो शब्द पहले मौजूद नहीं था? वो शब्द पहले मौजूद रहा होगा, लेकिन लिखने वाले क्योंकि वो लोग थे। इस अप्रोच को हम कहते हैं यूरोसेंट्रिक अप्रोच। जब यूरोप को सेंटर मान करके कुछ लिखने का प्रयास किया गया तो उसको यूरोसेंट्रिक कह दिया गया और बाकी लोगों को दरकिनार किया गया। यानी जैसे अफ्रीका को दरकिनार कर दिया गया, इंडिया को दरकिनार कर दिया गया, साउथ अमेरिका को दरकिनार कर दिया गया। ऐसा नहीं है, यहां पे सभ्यताएं नहीं थी। ये वाला जो भाग देखते हैं, इस भाग में यहां से लेकर के, ये देखिए बीच का पार्ट है, ये मैक्सिको से लेकर के ग्वाटेमाला, और ये बीच का सेंट्रल अमेरिका वाला एरिया है। यहां पर और यहां से लेकर पूरे साउथ तक बहुत तरह की सभ्यताएं हुआ करती थी। माया सभ्यता थी, इंका सभ्यता थी, एजटेक सभ्यता थी, ये सभ्यताएं सारी थी यहां पर। इसलिए ये कंसेप्ट आते चले गए। अब मैं आपसे थोड़ा डिफरेंट तरह की बात करूं कि लिखने की अप्रोच क्या क्या रही है, लिखने की अप्रोच हमारी क्या क्या रही है, हिस्ट्री राइटिंग की अप्रोच क्या क्या रही है। हिस्ट्री राइटिंग डिफरेंट अप्रोचेस हैं इस वर्ड में, जो तब से लेकर के आज तक आई हैं। सबसे पहले बोला गया कि एक हिस्टोरियन आया जिसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, दैट इज हेरोडोटस। हेरोडोटस इज फादर ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। उसने सबसे पहले हिस्ट्री लिखना शुरू किया और उस व्यक्ति का टाइम था आज से 2500 साल पहले, लगभग 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5th 6th सेंचुरी बीसी। लेकिन क्या उससे पहले इतिहास नहीं था? क्योंकि जब से मानव है, जब से मानव ने जीना शुरू किया, जब से मानव ने खाना शुरू किया, जब से मानव ने डे टू डे एक्टिविटी शुरू की, तब भी इतिहास था। इतिहास तब भी था, लेकिन इतिहास लिखा
ऑथेंटिक तरीके से इनके काल में गया, इसलिए इसको कहते हैं हम ग्रीको रोमन ट्रेडिशन। ग्रीको रोमन ट्रेडिशन। ग्रीक और रोमन की परंपरा, ग्रीक और रोमन की परंपरा इतिहास लिखने की क्या रही। उसके बाद एक ट्रेडिशन आया, चाइना का ट्रेडिशन, चाइनीज ट्रेडिशन, जो चीन वाले जो इतिहास लिखते थे। एक ट्रेडिशन आया इस्लाम, अरब का, इसको इस्लाम भी कह लीजिए या इसको अरब भी कह लीजिए आप, अरेबिक ट्रेडिशन। उसके बाद एक ट्रेडिशन है विच इज कॉल्ड इंडियन ट्रेडिशन। नॉर्मली हमारे देश में कह दिया गया, पूरी दुनिया में यह कहा गया कि जो इतिहास लिखने का प्रोसेस है वो ग्रीक लोगों ने शुरू किया, और एक आदमी जिसका नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं, जिनको हेरोडोटस कहा गया, हेरोडोटस कहा गया, इन्होंने हिस्टोरिका नाम की एक बुक लिखी, हिस्टोरिका, द हिस्टोरिका, द हिस्टोरिका नाम की किताब लिखी, और इसमें इन्होंने हिस्ट्री राइटिंग के सिद्धांत दिए सबसे पहले, और ग्रीक हिस्ट्री राइटिंग लिखना शुरू किया। ये ऑथेंटिक हिस्ट्री राइटिंग का मतलब यहां पर क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप हिस्ट्री लिखने में डिफरेंट सोर्सेज का यूज करें, ऑथेंटिक तरीके से हिस्ट्री लिखने की बात करें, आप ये बात कहां से कह रहे हैं, आपका ये लिखने का सोर्स क्या है। तो इसको द हिस्टोरिका नाम की जो किताब थी, उस किताब में उन्होंने सबसे पहले इस बात को एक्सप्लेन किया, और इसीलिए उनको कह दिया गया फादर ऑफ हिस्ट्री राइटिंग और हिस्टोग्राफी। एक व्यक्ति और आया जिसने की थ्यूसिडियस, ये थ्यूसिडियस वो व्यक्ति है जिसने साइंटिफिक हिस्ट्री राइटिंग लिखना प्रारंभ किया। ये इनके जूनियर हैं, इनके बाद आए, करीब 150 साल बाद में आए थ्यूसिडियस। इन्होंने साइंटिफिक हिस्ट्री लिखना शुरू किया। साइंटिफिक हिस्ट्री लिखने का मतलब यह है कि साइंटिफिक का मतलब मोटे तौर पर यह होता है कि व्हेन वी आर यूजिंग ऑब्जेक्टिव फिनोमिना, जब हम एक्सपेरिमेंट्स करें और एक्सपेरिमेंट्स के कुछ रिजल्ट निकालें, जब ऐसे रिजल्ट्स निकलते हैं तो वो रिजल्ट्स हमारे हमेशा जो होते हैं वो साइंटिफिक होते हैं। तो इन्होंने, थ्यूसिडियस ने साइंटिफिक हिस्ट्री राइटिंग करना शुरू किया। ये ग्रीस और रोमन को भी हम दो पार्ट में कर सकते हैं, एक को हम कहते हैं ग्रीक हिस्ट्री राइटिंग और दूसरे को हम कहते हैं रोमन हिस्ट्री राइटिंग। तो ग्रीक सभ्यता में जो हिस्ट्री लिखी गई उसको हम ग्रीक हिस्ट्री कहते हैं, या एक वर्ड और इस्तेमाल किया जाता है हेलेनिस्टिक हिस्ट्री राइटिंग। हेलेनिस्टिक हिस्ट्री राइटिंग, जो सिकंदर था, सिकंदर के एम्पायर के लिए जो था हेलेनिस्टिक एम्पायर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्रीक और रोमन मिलाकर के दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। ग्रीको रोमन वर्ड बड़ा कॉमन वर्ड है, और आज भी यूरोप की ऐतिहासिक मान्यता यही है कि ग्रीको रोमन कल्चर इज बैकग्राउंड ऑफ यूरोपियन कल्चर। यूरोप की संस्कृति का आज की डेट में भी जो मूल आधार है, वो मूल आधार इस ग्रीक और रोमन कल्चर में, इस ट्रेडिशन में मौजूद है। तो ये दो पार्ट्स यहां पर आते हैं। जब हम चाइनीज हिस्ट्री राइटिंग की बात करते हैं यहां पे, तो सुमा चियेन नाम का एक इतिहासकार है। ये चाइनीज नाम है तो थोड़ा सा डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होगा इसका, सुमा चियेन। ये सुमा चियेन, ही इज कॉल्ड फादर ऑफ चाइनीज हिस्टोग्राफी। चीन में इतिहास कैसे लिखा गया, क्या उसका तरीका था, यहां पर यह चीनी इतिहास लेखन आया। पहले मैंने ग्रीको रोमन इतिहास लेखन की बात की, फिर मैंने चीनी इतिहास लेखन की बात की। चीनी इतिहास लेखन में सुमा चियेन का नाम लिया। इसने किस तरह से इतिहास को लिखा, हम इसकी चर्चा इसमें करते हैं। सेकंड पार्ट के बाद अब हम आते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज इस्लाम। इस्लाम में जो हिस्ट्री राइटिंग है उसके लिए एक शब्द लिखा जाता है तारीख। तारीख वो डेट वाली तारीख नहीं है, डेट तो हम बोल देते हैं। ये तारीख जो है, तारीख का मतलब ही अरेबिक टर्म में इसको बोलते हैं हिस्ट्री। और अरबी परंपरा में जो तारीख लिखने की बात आती है वो दैट इज सर्विस ऑफ गॉड। अल्लाह की सेवा करना तारीख लिखने जैसा है।
अल्लाह की सेवा करना तारीख लिखने जैसा है। अब क्योंकि लिखते वक्त बीच में अल्लाह का नाम आ गया, इसलिए ज्यादातर जितने मुस्लिम हिस्टोरियंस हैं, इस्लामिक हिस्टोरियंस हैं, उनके लिखने में ज्यादातर धर्म आएगा। धर्म बीच में आया, इस्लाम बीच में आ गया। तो जब इस्लाम बीच में आ गया तो अंडरस्टूड है कि इसमें सारी चीजें धर्म से ओरिएंटेड हो जाएंगी। इसलिए जितने भी तरह की, एक मैं आपको बहुत फेमस नाम बताता हूं क्योंकि हम भारत में बात कर रहे हैं। एक किताब का नाम आता है, दैट इज तारीख ए हिंद। तारीख ए हिंद, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। हिंद का मतलब हिंदुस्तान, भारत। तारीख ए हिंद, तारीख मतलब इतिहास। तो भारत का अल बरूनी नाम का एक व्यक्ति था जो करीब 11वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में आया, महमूद गजनवी के साथ। किसके साथ आया? महमूद गजनवी के साथ आया। तो उसने एक किताब लिखी है। इस किताब को 2-3 नाम और भी देते हैं। तहकीक हिंद भी बोलते हैं इसको तारीख हिंद भी बोलते हैं इसको। यानी इसमें पूरा हिंद का इतिहास है। लगभग 3-3.5 साल तक वो व्यक्ति यहां पर रहा और उसने यहां का इतिहास लिखा। उसका नाम दे दिया तारीख। बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखता है वो, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखता है वो। लेकिन हम किसी समाज को, किसी देश को समझने के लिए 3.5 साल का समय बहुत कम होता है। इसलिए तारीख हिंद में उसने जो कुछ लिखा है वो अपने आप में अप्रिशिएबल है, लेकिन उसमें अनेक कमियां भी मौजूद हैं। एक व्यक्ति का नाम मैं आपको और बता देता हूं, दैट इज इब्न खल्दून। इब्न खल्दून, ये इब्न खल्दून जो है ये एक अरबी हिस्टोरियन है। और इस अरबी हिस्टोरियन ने इस्लाम में ये अरबी इतिहास लेखन का इसको पिता कहा गया है क्योंकि इसने स्टैंडर्ड स्थापित किए। ये इंडिया के संदर्भ में भी बात आती है कि जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इंडिया का तो कोई ना अपना इतिहास है, ना इनकी कोई संस्कृति है। बल्कि इनके यहां जब मुस्लिम लोग आए 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, जब इनके यहां इस्लाम आया तो इन्होंने इतिहास लिखना शुरू किया। यह एक बहुत बड़ा झूठ था जो आज की डेट में असत्य कर दिया गया है। क्योंकि अगर ऐसा था 12वीं 13वीं शताब्दी में यहां पर इतिहास लिखा जाता तो हमारे वेद पुराणों में क्या था? हमारे पास 11वीं 12वीं शताब्दी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है कल्लण की राजतरंगिणी। इनके आने से बहुत पहले यहां ये जो टर्क्स आए हैं भारत में, इन टर्क्स, मुस्लिम न बोल करके मैं टर्क्स वर्ड इस्तेमाल करूं तो ज्यादा बेहतर है। टर्क्स के आने से पहले हमारे यहां इतिहास लेखन था। शब्द इतना फर्क है कि यहां पर हम तारीख शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहां पर हम इतिहास शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो इंडियन ट्रेडिशन है, ये इंडियन ट्रेडिशन प्रारंभ होता है वेद पुराणों से। और इसके लिए एक शब्द आता है इतिहास पुराण। इतिहास पुराण, ये इतिहास पुराण शब्द वेदों से लेकर के पौराणिक, आप जानते हैं कि हम सब करीब करीब हमारे यहाँ पे 18 पुराण माने गए हैं और 4 हमारे पास वेद हैं। इसके अलावा वैदिक और वैदिकोत्तर साहित्य हमारे पास अपार है। इतना है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। इतना लिखा गया कि जो यूरोपियन हमारे बारे में भी लिखने आए उन्होंने भी इस पर 40 वॉल्यूम लिखे हैं, उन लोगों ने, विदेशियों ने, तब भी काम पूरा नहीं हुआ। तो इसमें इतिहास पुराण शब्द आया। अब जरा एक एक करके देखिए कि हमारी इस दुनिया को देखने और समझने का नजरिया क्या है। एक शब्द मैं आपको यहां पर और डिस्कस करना चाहूंगा कि जब हम इतने दृष्टिकोणों से इतिहास को समझते हैं, इस दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, तो एक शब्द बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी यानी हिंदी में बोलते हैं वस्तुनिष्ठता एवं पक्षपात। ये हम सब जानते हैं कि हम इंसान हैं और जो लिखने वाला है वो भी इंसान है। और इंसान की एक कमजोरी होती है। जैसे हम साइंस की बात करते हैं और ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस की बात करते हैं, तो जब सोशल साइंस की बात आती है, ह्यूमैनिटीज की बात आती है, व्यक्ति की बात आती है, तो व्यक्ति के पास संवेदनाएं होती हैं। जबकि जो वस्तु है
ये वस्तु मेरे पास है, इस वस्तु, इस कारण से व्यक्ति क्या करता है, अपने धर्म, अपना देश, अपनी जाति, अपनी प्रजाति, अपना क्षेत्र, इस आधार पर पक्षपात करता है। तो कभी वो धर्म का पक्षपात करता है, तो कभी वो देश का पक्षपात करता है। जब हम भारत पाकिस्तान दोनों की बात करेंगे तो जो भारतीय होंगे किसका पक्ष लेंगे, पाकिस्तान का या भारत का? और जो पाकिस्तानी होंगे पाकिस्तान का पक्ष लेंगे, क्योंकि कौन सा कंसेप्ट आया, देश, दो देश अलग अलग है। जब हम जातिगत बात करते हैं तो आप देखेंगे जातियां बनी, खूब सारी, 6000 से ज्यादा जातियां हिंदुस्तान में हैं। जब हम प्रजातियों की बात करते हैं, जो कंसेप्ट अब खत्म हो गया, तो वो जर्मन्स का अलग हुआ करता था, रशियन का अलग और ब्रिटिश का अलग। वो अपनी अपनी प्रजातियों को श्रेष्ठ बताया करते थे। एक बात आती है भाषा। हम जब हिंदी बोलने वालों की बात करेंगे तो हिंदी बोलने वाले हिंदी बोलने वालों को ज्यादा पसंद करेंगे या बांग्ला बोलने वालों को पसंद करेंगे? अंडरस्टूड है, पसंद करेंगे। तो होता क्या है, हमारे लिखने में अक्सर यह सब्जेक्टिविटी आ जाती है, पक्षपात। इसलिए एक ही व्यक्ति के बारे में जब हम इतिहास लिख रहे हैं, एक ही व्यक्ति के बारे में, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, माना हम बात करते हैं, आप सब लोगों ने नाम सुना मोहम्मद तुगलक का। मोहम्मद तुगलक को कुछ इतिहासकारों ने कह दिया कि ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत विद्वान था वो, और किसी ने लिख दिया कि वो पागल था। एक पागल बता रहा है, एक बता रहा है बहुत विद्वान था, एक बता रहा है असफल था, एक बता रहा है सफल था, एक बता रहा है उसकी जगह तरह का कोई इकोनॉमिस्ट हुआ ही नहीं। ये विरोधाभासी फिनोमिना कहां से आ रहे हैं, विरोधाभासी ओपिनियंस कहां से आ रहे हैं? क्योंकि सबके अपने अपने तरीके हैं, सब अपने अपनी तरह से पक्षपात करते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिविटी नहीं हो पाती। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं। जैसे हम सब भारतीय होने की बात करते हैं, हम एग्जांपल देते हैं, भगत सिंह इस देश के क्रांतिकारी हैं, हम सब भगत सिंह का सम्मान करते हैं, इस बात पे हम सब सहमत हैं। लेकिन यही चीज अगर हम इंग्लैंड की क्लास में बात करेंगे, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज में बात करेंगे, तो वो बोलेंगे भगत सिंह टेररिस्ट था। सही कौन है? दोनों ही अपने अपने तरीके से सही बोल रहे हैं। आज की डेट में आप देखेंगे कि आतंकवादी को, जो आतंकवादियों के परिवारों के लोग, उनके संगठन के लोगों कहते हैं कि वो शहीद हो गए, और हम आसानी से कह देता है हमारा रेडियो, उनको मार गिराया गया। तो ये दृष्टिकोण है, आप किस दृष्टिकोण से चल रहे हैं। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि हमारा दृष्टिकोण क्या है। तो ये वो लोग हैं। अब एक बात और समझिए, यहां पे हिस्ट्री लिखने में 3-4 टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम साइंस के सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो वहां पर चीज आती है टूल्स क्या है, टूल्स, व्हाट आर टूल्स। तो यहां पर भी कुछ टूल्स आएंगे। 3 टूल्स मेन है, इसके बगैर हम हिस्ट्री को नहीं जान सकते। पहला टूल है टाइम, दूसरा टूल है प्लेस, तीसरा टूल है पर्सनैलिटी। ये 3 टूल के बेसिस पर हम इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे माना फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन यहां पर बोलता हूं कि प्राचीन काल की बात है, गांधी जी हुआ करते थे। यह सेंटेंस सही होगा या गलत होगा? प्राचीन काल की बात है, एक गांधी जी हुआ करते थे, सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि टाइम का कैलकुलेशन सही नहीं है, प्राचीन काल नहीं है। मैं आपसे बात करूं कि एक राजा था, बचपन से हम ऐसी कहानियां सुनते आते हैं, एक राजा था, उसका बहुत बड़ा राज्य था। कहां था? ज्यादातर स्टूडेंट्स ने एक अभी हाल में आई हुई पिछले साल की मूवी देखी होगी, कौन सी? कटप्पा वाली मूवी, बाहुबली। और उस बाहुबली में एक
राज्य दिखाया गया है। कौन सा राज्य है? महिष्मती। इतिहास में हमने उसको ढूंढने की कोशिश की, क्या राज्य था भी? महिष्मती नाम का एक छोटा सा कस्बा जरूर मिलता है मालवा एरिया में, छोटा सा कस्बा मिलता है, लेकिन वो जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो बातें बता रहे हैं, सब वो हॉलीवुड की हैं। इसलिए कोई भी किताब, कोई भी फिल्म, कोई भी इस तरह का लिटरेचर, कोई भी फिक्शन जब वो लिखा जाता है, आप देखते हैं कि जब टीवी चलता है तो उसमें सबसे पहले लिखा होता है कि ये इतिहास होने का कोई दावा नहीं करता, ये पात्र काल्पनिक है, किसी जीवित से इसका कोई संबंध नहीं है। ये देखने के बाद आप बाहुबली को देखें तो समस्या यह आएगी, प्लेस। क्या समस्या आई? प्लेस क्या है? एक बात आई, पर्सनैलिटी। कौन था? क्या नाम था उसका? क्या नाम था? महिला थी, पुरुष थी, कोई ना कोई तो होगा ना, उसके बगैर तो इतिहास चलेगा ही नहीं। क्योंकि हम इतिहास किसका लिखते हैं? इंसान का, आदमी का, ह्यूमन का, मैन का। उसका कोई तो नाम होगा, तो जब नाम होगा, नाम आना चाहिए। इस तरह से हम लोग यहां पर इस हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने का तरीका देखते हैं। इस प्रकार से हमारे पास हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के कई तरीके आ गए, और ये पूरी दुनिया को के संदर्भ को समझने की कोशिश कीजिए। पूरी दुनिया, ये पूरी दुनिया है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, अमेरिकन ने उस सिस्टम को फॉलो किया जो ब्रिटेन के लोग फॉलो करते थे, ब्रिटेन ने उस सिस्टम को फॉलो किया जो ये सिस्टम था। चाइनीज, पूरा चीन है, जापान है, कोरिया है, फिलीपाइंस है, इन लोगों ने लगभग इस सिस्टम को फॉलो किया, इंक्लूडिंग तिब्बत। ये जो इस्लाम हम देख रहे हैं, इस्लाम का ट्रेडिशन, क्योंकि इस्लाम आया ही 7वीं शताब्दी में है। इस्लाम कब आया? रसूल मियां के साथ, मोहम्मद साहब के साथ आता है, और मोहम्मद साहब 7वीं शताब्दी में है। और नॉर्मली हम मानते हैं कि जब उन्होंने हिजरा किया, हिजरा मतलब 622 में मक्का से मदीना का उनका जो हिजरा हुआ, यानी धार्मिक पलायन जिसको बोलते हैं, वहां से मुख्य रूप से इस्लाम के इतिहास को देखते हैं। तो क्या उससे पहले इस्लाम नहीं था, या इससे पहले वहां कोई नहीं था? उससे पहले वहां पे एक ट्राइबल कम्युनिटी थी जिसको हम बौद्धोई कहते हैं। इसलिए इस्लाम के आने से पहले उनके यहां अनुश्रुतियां हुआ करती थी। इस्लाम के आने से पहले वहां दंत कथाएं हुआ करती थी, और वो कथाएं समाज में चलती थी। जैसे हम अपने राजस्थान की बात करते हैं तो यहां पर शब्द आते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि बातें, बातां, ख्यात, ये शब्द जो आते हैं ये राजस्थान में चलते हैं। और इसी तरह से उनके यहां भी अरब में ऐसा हुआ करता था। तीसरी बात, हमने ये चाइनीज आ गया, इस्लाम आ गया, यानी अरब। और यहां अरब शब्द इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अरब इज ओरिजिनल पार्ट ऑफ इस्लाम, क्योंकि इस्लाम का उदय कहां से हुआ? अरब से। आप सब जानते होंगे इस बात को कि जो प्रेयर है, प्रार्थना है, वो सारी दुनिया में अरबी भाषा में चलती है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप पूरी दुनिया में कहीं जाएंगे, आपको प्रार्थना यही बोलनी है, क्योंकि उसका आधार अरबी भाषा है, उसमें चेंज नहीं आया। इसलिए यहां पे हमने इसको अरब ट्रेडिशन नाम दिया है। जब हम इंडियन ट्रेडिशन की बात करते हैं, भारतीय परंपरा की बात करते हैं, तो मैं दोबारा आपको इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि हमारे यहां जो वेद पुराणों की परंपरा आई, वेद पुराणों की परंपरा आई, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की परंपरा आई, हमारे यहां हर्षचरित की परंपरा आई। पूरे प्राचीन भारत में हमको इतना साहित्य लिखा गया है कि अभी तक पूरा नहीं पढ़ा जा सका है। लगभग 5 लाख ऐसी पांडुलिपियां हैं जो अभी तक पढ़ी नहीं गई हैं, ऐसी मान्यता है। इसलिए यहां पर इतना लिख, और आप याद कीजिए, भारत आने वाले जितने भी लोग थे, आक्रांता थे, उन्होंने अक्सर सबसे पहले लाइब्रेरीज को बर्बाद किया। उसके बावजूद भी इतना बच गया। तो एक भारतीय परंपरा आई। तो भारतीय परंपरा, इस्लाम की परंपरा में इस्लाम को महत्व दिया गया, धर्म को महत्व दिया गया, रिलीजन को महत्व दिया गया, क्योंकि अल्लाह की सेवा करना इसका उद्देश्य माना गया। भारत में भी धर्म का मतलब आया, धर्म होना चाहिए। लेकिन यहां जब हम धर्म की बात करते हैं भारत में, तो मोटे तौर पर लोग कह देते हैं हिंदू धर्म। लेकिन जब हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। हिंदू तो बाद में बाहर से आने वालों ने यहां वालों को कह दिया कि ये हिंदू है। इसलिए यहां पर धर्म का जो
अर्थ आता है, मीनिंग आता है, वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म मतलब जो परंपरागत रूप से चला आ रहा है।